हिमाचल के कांगड़ा में बारिश से उपजे संकट के बीच में रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लोगों की जिंदगी बचाने में जुटे हैं। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। मकसद हर एक जिंदगी बचाने का है, लिहाजा ये देवदूत जी जान से रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं। कुदरती आपदा के खिलाफ लोगों को बचाने की ये जद्दोजहद है। संकट जितना बड़ा है, संकट के खिलाफ लड़ाई उतनी ही जोरदार है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में जल, जमीन और हवा से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हिमाचल पुलिस सभी ने मोर्चा संभाला हुआ है। मकसद हर एक जिंदगी को बचाने का है। कांगड़ा में वेस्टर्न एयर कमांड ने एयरलिफ्ट कर लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया। तस्वीरों में देख सकते हैं वायुसेना के जवान किस तरह खेतों के रास्ते लोगों को हेलीकॉप्टर तक ले जा रहे हैं। सभी लोगों को एक एक कर हेलीकॉप्टर पर चढ़ाया गया। इनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल थे। जमीन से ठीक ऊपर हवा में तैरते हेलीकॉप्टर पर लोगों को चढ़ाना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन वायुसेना के जाबाजों ने धीरज नहीं खोया और सभी को सुरक्षित एयरलिफ्ट करके ही दम लिया। कांगड़ा के इंदौरा और फतेहपुर में राहत और बचाव का कार्य तीसरे दिन भी जारी रहा। पिछले 72 घंटों में 1000 से ज्यादा लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए एयरफोर्स ने यह ऑपरेशन पूरा कर लिया। कांगड़ा में बाढ़, बारिश से उपजी चुनौती से मुकाबला करने में एनडीआरएफ के जवान भी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। बाढ़ के पानी ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है। दुकान, मकान सभी पानी में डूबे हैं। सड़कें पानी में समा चुकी हैं। ऐसे में पानी की लहरों को चीर कर एनडीआरएफ के जवान लोगों को बचाने में जुटे हैं। बोट के जरिए एनडीआरएफ जवान उन इलाकों में पहुंच रहे हैं जहां पहुंचना अब आसान नहीं है। ऐसे ही एक इलाके में वो फंसे हुए लोगों को नाव पर बैठाकर अपने साथ लेकर आए। इस दौरान बाढ़ पीड़ितों को लाइफ सेविंग जैकेट भी दी गई ताकि कोई अनहोनी ना हो। पानी का बहाव इतना तेज है कि कई बार बोट को रस्सी से बांधना तक पड़ रहा है। एनडीआरएफ के जवानों को लोगों को बचाने के लिए पूरा दमखम लगाना पड़ रहा है। इसी तरह 16 तारीख को रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 1200 लोगों की जान बचाई गई। ये सभी लोग इंदौरा और फतेहपुर इलाके में सैलाब में फंस गए थे। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और हिमाचल पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन के तहत इन लोगों की जान बचाई। वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। चौदह तारीख को एनडीआरएफ की एक टीम ने बाढ़ में फंसे 65 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया, जिसमें एक बच्चा भी शामिल था। ये सभी लोग कांगड़ा के उपमंडल ज्वालामुखी और इंदौरा में पानी से घिर गए थे। मूसलाधार बारिश से ब्यास नदी उफान पर थी, जिससे बाढ़ के पानी ने पूरे इलाके को अपनी जद में ले लिया था। कांगड़ा में मुसीबत की जड़ मूसलाधार बारिश ही है। पहले तो बारिश की वजह से नदियां उफान पर बहने लगी और उसके बाद पोंग बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से कांगड़ा जिले के निचले इलाकों में बाढ़ आ गई, जिससे काफी लोग पानी में फंस कर रह गए। हालात की गंभीरता को देखते हुए हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा भी किया। कल मैं कांगड़ा वैली के हमारे जो ये इंदौर और फतेहपुर है, वहाँ भयानक स्थिति है, बाढ़ आ गई है। ऐसी बाढ़ पहले कभी नहीं आई। और बाढ़ आने का कारण कोई बारिश नहीं है। बाढ़ आने का कारण है कि पोंग डैम से जो पानी छोड़ा गया वो कम से कम उससे जो नदी है उसने अपना रुख बदला और काफ़ी गांव बाढ़ग्रस्त हो गए हैं। अच्छी बात यह है कि कोई वहाँ मृत्यु नहीं हुई है। हमने मी-70 से लोगों को निकालना शुरू किया है। मोटर बोट्स के साथ हमने निकालना शुरू किया और तकरीबन 2200 के करीब हम लोगों को अभी तक निकाल चुके हैं। तो वहाँ अभी कोई डेथ की संभावना नहीं है, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। कांगड़ा में मुसीबत अभी कम नहीं हुई है, लेकिन शासन प्रशासन हालात पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। लोगों को बचाने के लिए आर्मी और एनडीआरएफ की कई टीमें जुटी हुई हैं। हमारे जवान अपनी जान पर खेलकर मिशन जिंदगी में जुटे हैं। मकसद हर एक जान बचाने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अभी शिव मंदिर के मलबे में जिंदगी की तलाश जारी है। बचाव दलों के कर्मचारी एड़ी चोटी का जोर लगा के उन लोगों की तलाश में जुटे हैं जो लैंडस्लाइड के चलते यहां हादसे का शिकार बन गए। हालांकि हादसे को अब 5 दिन हो गए, लेकिन उम्मीद की डोर नहीं टूटी और समर हिल इलाके में सर्च ऑपरेशन पूरी मुस्तैदी से जारी है। हिमाचल की राजधानी शिमला में समर हिल के पास रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। यहां पर ध्वस्त हुए शिव मंदिर के मलबे में जिंदगी की तलाश लगातार चल रही है। 14 अगस्त को हुए लैंडस्लाइड के बाद से यहां 5वां दिन है जब बचाव दल लगातार यहां खोजबीन कर रहे हैं, ताकि अभी भी अगर किसी के बचे होने की संभावना हो तो उसे तत्काल मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही इस ऑपरेशन का मकसद ये भी है कि मलबा हटाकर आवाजाही के रास्ते बनाए जा सके जो लैंडस्लाइड के बाद बंद हो चुके थे। सरकार और प्रशासन मुस्तैद है। केवल शिमला ही नहीं, हिमाचल के दूसरे इलाकों में भी इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है ताकि प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। अभी थोड़ा थोड़ा मौसम खुलना स्टार्ट हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। सेना लगी है, आईटीबीपी लगी है, हिमाचल पुलिस लगी है, प्रशासन लगा है। जो डेड बॉडी है उनको निकालने का काम शिव बॉडी का, जिसमें उम्मीद है कि कुछ और शव हो सकते हैं, वो चल रहा है। जैसे जैसे धूप निकलती जाएगी हमारा काम तेज होता जाएगा। 1200 के करीब रोड थे, 550 के करीब लैंड स्लिप्स में हमने रोड्स को निकाल दिया गया है और इस दृष्टि से हम युद्ध स्तर पर इस कार्य को कर रहे हैं। हिमाचल में इस बार सबसे बड़ा हादसा शिमला के समर हिल इलाके में हुआ। यहाँ बचाव अभियान में आधुनिक उपकरणों और मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि मलबा हटाया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि क्या अभी भी कोई वहाँ फंसा हुआ है। बचाव दलों को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटकर पूरे इलाके में फैला दिया गया है ताकि चप्पे चप्पे पर तलाशी अभियान को अंजाम दिया जा सके। छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे कि 10 बंदों की टुकड़ी बांटी गई है और उनको 20-20 मीटर का इलाका दिया गया है। जहाँ उनको लगता है कि मलबा कुछ ऊपर चढ़ा है या मलबा कुछ नाले में भी है तो उसको पूरी तरह से डिगिंग करके और उसको रिमूव करके वहाँ सर्च का अभियान चला हुआ है। समर हिल के पास एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, पैरामिलिट्री, पुलिस और होमगार्ड के 100 से ज्यादा जवान और कर्मचारी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। बचाव दलों ने शिव मंदिर के ध्वस्त इमारत का मलबा हटा दिया है। वे अब निचले इलाके में नाले और आसपास के हिस्सों में सफाई और सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। हालांकि प्रभावित इलाका पहाड़ी होने के कारण यहाँ काफी मात्रा में पत्थर मौजूद है। साथ ही साथ गिरे हुए पेड़ और दूसरी बाधाएं होने के कारण यहाँ मुश्किलें पेश आ रही हैं। लेकिन बचाव दलों का प्रयास है कि किसी भी हाल में कोई ऐसी जगह उनकी पहुंच से छूटी न रहे जहां किसी के फंसे होने की संभावना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हिमाचल में हो रही बारिश की वजह से पंजाब के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोगों को पानी से निकालकर सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाने के लिए सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान जुटे हुए हैं। खुद सीएम भगवंत मान ने मोर्चा अपने हाथ में लिया है। होशियारपुर में सैलाब से घिरे करीब 300 लोगों का मान ने सुरक्षित रेस्क्यू करवाया है। हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश की वजह से पंजाब के कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। कई इलाके पूरी तरह पानी से घिर गए हैं। लोगों को बाढ़ से निकालने और सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने के लिए सेना, एनडीआरएफ पूरी शिद्दत से जुटी हुई है। यहां तक कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने के लिए मोर्चा संभाला हुआ है। गुरुवार को होशियारपुर में बाढ़ के पानी में घिरे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ के जवानों के साथ खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान नाव लेकर पहुंचे। ये लोग पानी से घिरे घर की छत पर पनाह लिए हुए थे। भगवंत मान ने छत पर खड़े कुछ लोगों से बात की और उनकी मुश्किलों को जाना। सीएम ने उन लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकलवाया। चारे लेके ट्रालियां लेके आ रहे ने, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲਗਭਗ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਮੇਰਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਇਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਤਣੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
पंजाब में बाढ़ की वजह है पोंग और भाखड़ा बांधों से छोड़ा जा रहा अतिरिक्त पानी, जिसकी वजह से होशियारपुर, गुरदासपुर, रूपनगर और कपूरथला जिलों के कुछ हिस्से जलमग्न हो गए हैं। भाखड़ा बांध से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने की वजह से ब्यास नदी में आई बाढ़ से कुल 22 गांव प्रभावित हैं। वहीं भाखड़ा बांध से सतलुज नदी में ज्यादा पानी छोड़े जाने से कई गांव जलमग्न हैं। पंजाब के गुरदासपुर में सेना और एनडीआरएफ तो मदद में लगी ही हुई है, लेकिन आम इंसान भी पीछे नहीं है। गुरदासपुर में पानी से लबालब सड़कों पर ट्रैक्टर की दहाड़ आसानी से सुनी जा सकती है। युवाओं की टोली ट्रैक्टर के जरिए उन लोगों तक पहुंच रही है जहां पहुंचना मुश्किल है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह पानी से भरे खेतों के बीच कुछ लोग एक ट्रैक्टर पर सवार होकर लोगों की मदद कर रहे हैं। किस तरह लहरों को चीरकर ट्रैक्टर लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ बढ़ता दिखा। गुरदासपुर के कुछ इलाकों में सेना की तैनाती की गई है। नाव के जरिए ये जवान बाढ़ प्रभावित अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं और लोगों तक राशन पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा जो लोग सुरक्षित ठिकाने की तलाश में हैं, ये जवान नाव के जरिए उन्हें वहां लेकर जा रहे हैं। हम लोग टिबरी मिलिट्री स्टेशन से आए हैं और हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है जो आसपास के गांव में जहां पानी है और रेस्क्यू की ज़रूरत है वहां पे हमारी टीम आ चुकी है। अभी हमारी टोटल 4 टीमें हैं, 4 बोट के साथ अलग अलग गांव में जा रही है वो। और हमारा मेन मकसद है गांव वालों तक राशन पानी पहुंचाना, और जो लोग बाहर आना चाहते हैं जिनके घरों में पानी है, जिनके घरों में राशन सप्लाई खत्म हो रही है, उन सभी लोगों को बाहर तक रेस्क्यू करके लाना और उनको रेस्क्यू कैंप में भेजना। कपूरथला में भी सैलाब का संकट है। पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में है। मुश्किल हालात का सामना कर रहे लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने के लिए राहत और बचाव दल लगा हुआ है। सेना और एनडीआरएफ की टीमों ने गुरुवार को बाढ़ग्रस्त गांवों से करीब 300 लोगों को बचाया। एनडीआरएफ और सेना की 6 टीमों ने बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए 6 नावें लगाईं। निकाले गए सभी लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया। पहले तो उन्हें अपील करेंगे कि वो बाहर आ जाए। अगर वो नहीं आना चाहते बाहर तो व्हाट वील ट्राई टू डू इज कि हम उन्हें उधर ही रिलीफ की जितनी भी सामग्री होती है उधर ही प्रोवाइड करा दें। इसके अलावा जो बोट्स जो अपने तौर पे लोग चला रहे हैं बोट्स वो भी चल रही हैं और उससे भी रेस्क्यू हो रहा है। हाँ जी वो भी ये अराउंड 7 या 8 बोट्स हैं, सरकारी बोट्स हैं। ये सारी हमने पिंड के लोगों को ही प्रोवाइड करा दी हैं ताकि वो भी उनको भी जहाँ तक नॉलेज है वो इन बोट्स को यूज करके रेस्क्यू करा सकें। हालात बेशक मुश्किल हैं, लेकिन शासन प्रशासन इन चुनौतियों से निपटने में लगातार जुटा हुआ है। सरकार न सिर्फ लोगों की हर संभव मदद कर रही है, बल्कि बाढ़ में हुए नुकसान की भरपाई का भी भरोसा दिलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, उत्तराखंड के कोटद्वार और आसपास के इलाकों में मौसम ने करवट ली और अचानक से यहां पर बारिश शुरू हो गई। लोग जब तक समझ पाते तब तक नदी नाले उफान पर आ गए। ऐसे में कोटद्वार में मालन नदी को पार करते हुए 3 ट्रकों एक खुदाई करने वाली मशीन उफनती लहरों के बीच में फंस गई। इस दौरान एक भारी भरकम ट्रक लहरों के आगे तिनके की तरह बहता दिखा। हालांकि इन ट्रकों और खुदाई करने वाली मशीन के ड्राइवर और क्लीनर को इलाके के लोगों ने पहले ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। और अब बात बॉलीवुड के जवान की। शाहरुख खान पठान के जरिए बड़े पर्दे पे जोरदार वापसी कर चुके हैं और अब उनकी अगली फिल्म जवान भी रिलीज को तैयार है। फैंस बड़ी ही बेसब्री से फिल्म जवान का इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म अगले महीने की 7 तारीख को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसके लिए जवान की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई। लेकिन अभी विदेश में ही फिल्म के टिकट्स मिल रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि विदेशों में 50% टिकट बिक चुके हैं। रेडी। पहले पठान से तोड़े सारे रिकॉर्ड। अब की 2 बड़ी फिल्मों पठान और गदर 2 से बड़ी हो सकती है। गदर के बाद गदर 2 के लिए दर्शकों ने 22 साल का इंतजार किया है। अब पूछा यह जा रहा है कि क्या अब आगे गदर 3 भी आएगी। खबर यह है कि फिल्म मेकर्स गदर 3 बनाने का मन बना चुके हैं। गदर 2 ने कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। फिल्म तेजी के साथ 300 करोड़ की कमाई का आंकड़ा छूने के लिए बेताब है। तो जाहिर सी बात है कि फिल्म से जुड़ी टीम का जोश आसमान छू रहा है। गदर की अगली कड़ी पर मंथन अभी से शुरू हो गया है। गदर 2 का बीते 6 दिनों का कलेक्शन
263 करोड़ 48 लाख रुपए हो गया है। फिल्म ने बुधवार को इंडिया में 34 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और इस तरह गदर 2 ने 6 दिन में ही द केरल स्टोरी के 242 करोड़ रुपए के लाइफ टाइम कलेक्शन को पछाड़ दिया है। ये साल 2023 में पठान के बाद बॉलीवुड के लिए कमाई के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा हफ्ता है। जाहिर है इस शानदार कामयाबी के बाद गदर 2 के मेकर्स के हौसले भी काफी बुलंद है। भले ही गदर 2 के लिए दर्शकों को 22 साल इंतजार करना पड़ा हो, लेकिन सनी देओल के फैंस के लिए कितना टाइम लगेगा गदर 3? करिए साहब, इंतजार का फल बहुत ज्यादा मीठा होता है। कुछ विचार तो मन में आया है मेरे और शक्तिमान जी के, आएगा सब 22 दिन में। वो 22 साल लगे थे, 22 दिन में 22। खबर है कि लेखक शक्तिमान को गदर 3 की कहानी किया गया है, नजर आ रहा है। डायरेक्टर राहुल रवेल ने डॉन फिल्म बनाने की घोषणा की है। जाहिर है देओल के करियर को एक बार फिर से नई दिशा दे दी है। रवेल ने सनी देओल के साथ बेताब, योद्धा और अर्जुन पंडित जैसी फिल्में बनाई है और अब उनके अगले शाहकार में सनी देओल सनी डॉन के रूप में नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सिनेमाघरों में अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 इन दिनों छाई है। फिल्म लगातार बम्पर कमाई कर रही है, लेकिन सेंसर बोर्ड से फिल्म को मिले A सर्टिफिकेट पे मेकर्स का दर्द भी अब साफ झलक रहा है। सिनेमाघरों में फिल्म को मिल रहे पॉजिटिव रिस्पांस के बाद अब दर्शक भी इस फिल्म को UA सर्टिफिकेट देने की मांग कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। तुम भी रखो विश्वास, क्योंकि तुम हो शिव के दास, नहीं शिव के पास। अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम स्टारर फिल्म ओ माई गॉड 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। OMG का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। कचौड़ी चलो, चलता हूँ जी। ओ भाई पैसे दो। आशीर्वाद नहीं चाहिए, पैसे चाहिए। बॉक्स ऑफिस पर भले ही ये फिल्म कामयाबी के झंडे गाड़ रही है, लेकिन फिल्म के A सर्टिफिकेट को लेकर अब भी कलाकारों के मन में टीस है। या फिर आस्तिक, कांति, शरण, मुत्कल। आपको बता दें कि ये फिल्म सेक्स एजुकेशन जैसे गंभीर विषय पर बनी है, लिहाजा इस फिल्म में कुछ ऐसे सीन हैं जिस पर सेंसर बोर्ड का मानना है कि ये फिल्म बच्चों को नहीं देखनी चाहिए और सेंसर बोर्ड की रिव्यू कमेटी ने फिल्म को A सर्टिफिकेट दिया। मतलब इस फिल्म को सिर्फ 18 साल से ऊपर के ही दर्शक देख सकते हैं। हालांकि दर्शकों से फिल्म को मिल रहे पॉजिटिव रिस्पांस के बाद अक्षय कुमार ने इसे UA सर्टिफिकेट देने की मांग की थी। इतना ही नहीं, अक्षय ने इस फिल्म को स्कूलों में भी दिखाने की बात कही थी। एडल्ट फिल्म है जो टीनेजर्स के लिए बनी है, एक्चुअली ये सब स्कूलों में दिखानी चाहिए, लेकिन एंटरटेन हुए ना, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए देखने। हर हर महादेव। बहुत बहुत इस बात में कोई शक नहीं है कि सेंसर सर्टिफिकेट के बाद ऑडियंस का टाइप बदल जाता है और फैमिली ऑडियंस ऐसी फिल्मों से बचने की कोशिश करती है। लेकिन सिनेमाघरों में इस फिल्म को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक पहुंच रहे हैं और दर्शकों का भी मानना है कि फिल्म को A नहीं बल्कि UA सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। एज ए पेरेंट मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने बच्चों से खुलकर इस सब्जेक्ट के बारे में बात करनी चाहिए, तो शायद बहुत सारे क्राइम होने से बच सके। वी शुड स्टार्ट दिस पेटिशन की ये जो सेंसर बोर्ड का है A+ वाला, वो चीज हटा देनी चाहिए। It definitely has to be a UA. Everyone needs to see this movie. But it should get UA certification. This is must watch for everyone out there. This movie has get A certificate. I just want कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। The movie should receive that certificate because sex education is somewhere very important. महाराज तुम तो उल्टी गंगा बहा रहे हो। फिल्म को भले ही सेंसर बोर्ड से A सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन सिनेमाघरों में फिल्म हिट साबित हो रही है। आपका टाटा के ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, चालक की गलती से। फिल्म ने अब तक कुल करीब 84 करोड़ रुपए से ज्यादा कलेक्शन कर लिया है, लेकिन मेकर्स का अब भी फिल्म के सर्टिफिकेट को लेकर दर्द झलक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जनवरी 2024 में रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के पहले उनके पुजारी और सेवादारों को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है।
उनको वो सभी सुविधाएं मिलने वाली हैं जो सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं। खुद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने इस बात की जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि इसका फायदा सालों से रामलला की सेवा कर रहे पुजारी और सेवादारों को मिलेगा ही साथ उन नए पुजारियों और सेवादारों को भी मिलेगा जिनकी नियुक्ति जनवरी 2024 से होने वाली है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में मंदिर निर्माण की ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं, जिनमें ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर को भी कुछ इस तरह से आकार लेते देखा जा सकता है। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में प्रथम तल पर खड़े हुए खंभों की ऊंचाई लगभग 10 फीट है, जबकि ग्राउंड फ्लोर की तरो दीवार पर देवी देवताओं की खूबसूरत नक्काशी का काम तेजी से चल रहा है। एक तरफ मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है तो दूसरी तरफ मंदिर के पुजारी और सेवादारों को सरकारी कर्मचारियों की तरह तमाम सुविधाओं की सौगात मिलने जा रही है। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया है कि रामलला के परिसर में काम करने वाले पुजारी और कर्मचारियों की अब सरकारी स्तर की सुविधा श्री राम मंदिर ट्रस्ट देगा, जिसमें प्रमुख रूप से पुजारी के रहने खाने, चिकित्सा और आवासीय भत्ता भी दिया जाएगा। इतना ही नहीं कि तमाम सुविधाएं उन नए पुजारियों और सेवादारों को भी मिलेंगी जिनकी नियुक्ति जनवरी 2024 से होने वाली है। जो स्वास्थ्य के संबंधी है उनकी चिकित्सा, उसके बाद अवकाश, उसके बाद आना जाना और अन्य जो भी सुविधाएं हैं सब प्रदान किया जाएगा। हमारे यहाँ मैं मुख्य पुजारी, 4 हमारे सहायक पुजारी हैं, 4 कर्मचारी हैं, उन सभी को ये सुविधाएं प्रदान की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या विवाद का फैसला आने के पहले सारी व्यवस्था रिसीवर के हाथ में थी, जो रामलला के मंदिर की सारी व्यवस्था, भोग और खर्च से जुड़े फैसले लेते थे। इसलिए अगस्त 2019 में तत्कालीन रिसीवर मनोज मिश्रा ने पुजारियों और सेवादारों के वेतन में बढ़ोतरी की थी, जिसमें मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास के वेतन को 1000 से बढ़ाकर 13,000, जबकि सहायक पुजारी के वेतन को 500 से बढ़ाकर 7,000 कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सारी व्यवस्था श्री राम मंदिर ट्रस्ट के हाथ में आ गई, जिसके बाद वेतन में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा तोहफा अप्रैल 2023 में मिला था, जिसके तहत सेवादार और कर्मचारियों का वेतन ट्रस्ट ने 8,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया था, जबकि सहायक पुजारियों के वेतन को 9,840 रूपए से बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया था। वहीं मुख्य पुजारी का वेतन 15,520 रूपए से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया था, जबकि कोठरी भंडारी जैसे कर्मचारियों का वेतन सीधे 15,000 किया गया था। 2023 में मिले इस तोहफे के बाद अब जनवरी 2024 से सरकारी कर्मचारियों जैसी भत्तों की सुविधाएं भी मंदिर के पुजारियों और कर्मचारियों को मिलेंगी, जिससे मंदिर के पुजारी और कर्मचारी बेहद खुश हैं। अयोध्या से बनवीर सिंह, गुड न्यूज टुडे। और फिलहाल लंच टाइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से लखपति दीदी का जिक्र किया था। इसके तहत केंद्र सरकार 2 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षित करने की योजना बना रही है। इस योजना के ऐलान से लखनऊ की महिलाएं काफी खुश हैं। ट्रेनिंग लेकर वो सफलता की लंबी उड़ान भरने के लिए तैयार दिख रही हैं। देखिए रिपोर्ट। वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ आप गांव में जाएंगे तो आपको बैंक वाली दीदी मिलेगी, आपको आंगनवाड़ी वाली दीदी मिलेगी, आपको दवाई देने वाली दीदी मिलेगी। और अब मेरा सपना है 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लखपति दीदी योजना के बारे में ये बातें नए भारत की महिलाओं के बढ़ते आत्मविश्वास को मजबूत आधार और भरोसा दे रही हैं। अब महिलाएं, लड़कियां लखपति दीदी बनकर न सिर्फ आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, बल्कि देश की तरक्की में भी बराबर की हिस्सेदार बनना चाहती हैं। मैं ड्रोन की ट्रेनिंग सीखना चाहती हूँ। ड्रोन की ट्रेनिंग चाहती हैं? जी, ड्रोन की ट्रेनिंग सीखना चाहती हूँ, क्योंकि वो इस समय मतलब कि है भी थोड़ा फेमस भी है और वो हम लोग के लिए एलिजिबल भी है, इसलिए सीखना चाहते हैं। हम भी ड्रोन की
को ड्रोन बनाना सीखना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ नया हो। जी हम भी LED बल्ब बनाने का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कुछ नया सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं। मोदी जी की तरफ से जो आया है उसका उपयोग हम भी करना चाहते हैं। दरअसल लखपति दीदी योजना के जरिए 2 करोड़ महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की योजना बनाई गई है। इसका उद्देश्य उन्हें सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके लिए योजना में उन्हें कई तरह की ट्रेनिंग देना भी शामिल है। साथ ही सरकारी योजना उन तक कैसे पहुँचे, ये भी सुनिश्चित करना है। मोदी जी की जितनी भी योजनाएं होती हैं, मैं इन महिलाओं के घर घर तक पहुंचाती हूं। जब मैं बस्ती में जाती हूं तो लोग कहते हैं वो देखो आ गई है आयुष्मान वाली दीदी, इन्होंने ही मेरा आयुष्मान का कार्ड बनवाया था। कुछ महिलाओं जिनके घर में गैस कनेक्शन नहीं थे वो कहती अरे ये तो उज्ज्वला वाली दीदी है, इन्होंने ही तो मुझको योजना का लाभ दिलाया था। केंद्र की लखपति दीदी योजना को लेकर लखनऊ की महिलाएं काफी खुश नजर आ रही हैं। कई ऐसी महिलाएं हैं जो सीखना चाहती हैं, चाहे LED बल्ब बनाने की बात हो या फिर ड्रोन उड़ाने की बात जो प्रधानमंत्री ने कहा, और लखपति दीदी बनना चाहती हैं। ये एक बदलाव इनके जीवन में और इनकी सोच में आया है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। और चलिए पहुंच गए हैं लंच टाइम के अंतिम पड़ाव पर, जहां पर आपको दिखाएंगे किसी महान शख्सियत की कही बातें। दलाई लामा ने कहा है सफलता का मतलब ये नहीं कि आपको किसी दूसरे से बेहतर बनना है, बल्कि सफलता का मतलब है कि जो आप अभी हैं उससे बेहतर बनना है। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिल गई होंगी। और चलिए इस बात के साथ छोड़ जाते हैं, लंच टाइम में मुलाकात होगी सोमवार को। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।